कालनेमी मुखिया की बात सुनकर लीडर चुप रह गया। उसने लीडर की दोनों कठपुतलियों को मुक्का मारकर ढेर कर दिया और अपने दांत पीसने लगा। अभी भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुखिया के पास एक आखिरी टेक्निक मौजूद थी। उसके साथियों ने काफी असली खून जुटा लिया था, जिसे वो कालनेमी राजा को सौंपकर उससे ताकत ले सकता था। अगले ही पल उसने अपनी किताब निकाली और कुछ मंत्र पढ़े, जिससे उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। जिसके बाद वो मैदान में आ गया। अरे, लगता है वो बदल रहा है, पंखुड़ी ने ऊपर से देखकर कहा। यह आखिरी बचा है, क्या तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन होने का इंतजार करना चाहते हो? भूपेश ने पूछा। आपको जैसा ठीक लगे, मुझे ये बताइए कि अभी उसने मंत्र में जिस कालनेमी राजा की बात कही वो कौन है? जिष्णु ने पूछा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन शायद ये कोई ताकतवर देवता होगा, भूपेश ने कहा। सीनियर, मुझे लगता है मैं ये तमाशा ज्यादा देर नहीं देख पाऊंगा, राज ने कहा। हाँ, मुझे भी ये इतना खास नहीं लगा, तो चलो इसे भी खत्म करते हैं, भूपेश ने कहा। इस वक्त मुखिया कालनेमी कोई खास तरह का डांस कर रहा था। उसमें ताकत तो भर गई थी, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से बदल नहीं पाया था। इतने में ही कई सारी तितलियां उसकी तरफ आईं और उसे काट लिया। क्या वो मर गया? राज ने पूछा। हाँ, जिष्णु ने जवाब दिया। ये खत्म हुआ, चलो हमें अब वसीम को ढूंढना है, भूपेश ने कहा और नीचे मौजूद सभी तितलियां गायब हो गईं। पापा, वो आदमी अभी भी बदल रहा है, पंखुड़ी ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिंदा बच गया? राज ने कहा। उसकी तो आत्मा तक तबाह हो गई, ऐसे में उसके बचने की उम्मीद नहीं है। शायद ट्रांसफॉर्मेशन में देरी हो गई थी और अब वो पूरा हो रहा है, जिष्णु ने कहा। कालनेमी मुखिया की लाश पर लाल कवच आ गया था। वो अपनी जगह पर मुर्दा खड़ा था। उसके कवच पर एक लाल चोगा लहरा रहा था। उसने हवा में 2 मुक्के भी लहराए, लेकिन इसके बाद वो दोबारा धरती पर गिर गया, जिसके बाद उसका कवच भी गायब हो गया। लेकिन अचानक ही भूपेश की रुचि इस नए जादू में जागी, तो उसने अपनी पूरी आत्मीय ऊर्जा भ्रमताला के इलाके में फैला दी और कवच को अपनी तरफ खींचने लगा। दूसरी तरफ जो भी कालनेमी राजा था, वो रिक्त टेक्निक का इस्तेमाल करके कवच खींच रहा था, जिसे अब गुस्सा आने लगा था। अच्छा, तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अगर ऐसा ही है तो यहाँ क्यों नहीं आ जाते? भूपेश ने बिना डरे कहा। लेकिन अचानक ही कालनेमी राजा की दहाड़े चुप हो गईं। लगता है तुम यहाँ टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, कमाल है, भूपेश ने कहा और खूनी कवच उसके हाथ में आ गया। अगले ही पल कालनेमी राजा की दहाड़ बिजली की तरह सुनाई दी। अचानक ही स्पेस गेट, जो अभी काफी छोटा था, एकदम से दोगुना हो गया और उसमें से एक बड़ी सी आंख झांकने लगी। लगता है तुम सामने आने के लिए तैयार हो गए हो, भूपेश ने कहा। इसके बाद कालनेमी राजा की आंखों पर कई सारी तलवारों की बारिश हो गई, जिससे कालनेमी राजा की चीख सुनाई दी। भले ही उसकी आंख को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उसे दर्द बहुत ज्यादा हुआ था। एक बार और भूपेश को देखने के बाद स्पेस गेट बंद हो गया। वो भाग गया? मैंने तो सोचा था कि बाहर आकर आपसे लड़ेगा पापा, पंखुड़ी ने कहा। वो काफी ताकतवर लग रहा था, क्या वही कालनेमी राजा था? जिष्णु ने पूछा। हाँ, हो सकता है, लेकिन हमें उस तरफ की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसे में उस पर हमला करना ठीक नहीं होगा, भूपेश ने कहा। सिर्फ एक आंख देखकर ही भूपेश ने पता लगा लिया था कि सामने वाला जादूगर 7वें लेवल का था। खैर छोड़ो, अगली बार हम और भी कालनेमी कौम के लोगों को पकड़कर उनसे कालनेमी राजा की जानकारी निकालेंगे, भूपेश ने कहा। इसके बाद भूपेश ने कवच को अपने स्पेस स्टोरेज में रखने की कोशिश की, लेकिन कितनी भी कोशिश के बाद वो सिकुड़कर उसके अंदर नहीं गया। लगता है उसके पास काफी चालें हैं। अगर हम इसे रख नहीं सकते तो मैं इसे तबाह कर दूंगा, भूपेश ने कहा। भूपेश ने इतना कहा ही था कि तभी हवा में स्पेस गेट दोबारा खुल गया। कालनेमी राजा की आंख दोबारा दिखने लगी। इस बार उसने तुरंत हमला किया। एक सफेद रोशनी सीधा भूपेश की तरफ बढ़ने लगी। भूपेश ने यह देखकर चुटकी बजाई और एक कांसे का कवच सामने दिखने लगा, जिसने कालनेमी राजा के हमले को रोक दिया। जिसके बाद भूपेश ने खूनी कवच को एक मुक्का मारा, जिस पर कालनेमी राजा की चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि यह कवच उसके शरीर का हिस्सा था। कालनेमी राजा ने एक बार और भूपेश की तरफ देखा
और स्पेस गेट एक बार फिर बंद हो गया। निशान लग गया, भूपेश ने कहा। जैसे ही काल नेमी राजा दोबारा दिखा तो भूपेश ने उसकी पोजीशन को मार्क कर दिया था। अब भले ही उस निशान को मिटा दिया जाए, लेकिन भूपेश को उस जगह का पता फिर से लग सकता था। इतने में ही खूनी कवच के कुछ हिस्से टूटकर राज के हाथ में गिर गए। सीनियर, क्या ये हिस्से कुछ काम के हैं? राज ने पूछा। नहीं, जैसे ही कवच टूटा इसकी शक्ति भी गायब हो गई। अब इसके बारे में रिसर्च करने से कोई फायदा नहीं, भूपेश ने जवाब दिया। अच्छा, तो क्या मैं ये हिस्से रख सकता हूँ? राज ने कवच के हिस्सों से खेलते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, भूपेश ने जवाब दिया। शुक्रिया सीनियर, राज ने कहा और उन हिस्सों को अपने पर्स में रख लिया। कवच की शक्ति चली जाने के कारण वो इन हिस्सों को आसानी से पर्स के अंदर रखने में कामयाब हो गया था। कसकर बैठना, अब हम वसीम की तरफ जा रहे हैं, भूपेश ने कहा और बादल आगे बढ़ने लगा। इस समय बाबा बैरागी के महलनुमा जादुई खजाने के अंदर पहाड़ी महारथी खूनी दरिंदे से हुई लड़ाई के अनुभव साझा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच बाबा बैरागी वहां से चला गया। बाबा बैरागी एक कमरे में आया जहां डैनी कैद था। डैनी वही शख्स था जिसकी कालघाती की भविष्यवाणी के कारण बुरी हालत हो गई थी और जिसने परी को कालघाती समझ लिया था, जिसके कारण उसकी बुरी तरह से पिटाई भी हुई थी। डैनी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम बाबा बैरागी है, तुमने मेरे बारे में सुना होगा। बाबा बैरागी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आपको मुझसे क्या काम आ पड़ा? डैनी ने पूछा। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें काली मांद गुप्त इलाके में कितने छर्रे मिले थे? मुझे अब छर्रों में रुचि है, इसलिए अगर तुम उन्हें बेचना चाहते हो तो मुझे उनकी कीमत बताओ। बाबा बैरागी ने कहा। आपको उन छर्रों में रुचि है? मेरे पास वैसे 6 छर्रे थे, लेकिन अब मेरे पास 4 छर्रे बचे हैं, डैनी ने जवाब दिया। जैसा मुझे समझ आ रहा है तुम उन्हें बेचना भी चाहते हो, है ना? अगर ऐसी बात है तो क्या तुम्हारे दिमाग में कोई कीमत पहले से तय है? अगर हाँ तो मुझे बताओ, बाबा बैरागी ने कहा। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरी कीमत बहुत ज्यादा होगी। अरे भाई, पहले बताओ तो कि तुमने क्या सोचा है। जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। मैं जबरदस्ती तुमसे वो छीनने नहीं वाला। बाबा बैरागी ने कहा। मैं 5वें लेवल के 1 लाख आत्मा पत्थर लूंगा, डैनी ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि उसने छर्रों की कीमत 10 गुना ज्यादा बताई थी, क्योंकि उसे कई लोग इनके बस 10,000 आत्मा पत्थर देने के लिए तैयार थे। तुमने तो ठीक कीमत लगाई है, मुझे ये ठीक लगती है, तो हम कैश में इसकी डील करेंगे, बाबा बैरागी ने कहा। बाबा बैरागी का जवाब सुनकर डैनी हैरान रह गया। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे खोल दें, डैनी ने कहा। बाबा बैरागी ने खुशी खुशी डैनी को खोल दिया। तुम काफी साफ बोलने वाले शख्स हो। मैंने लवप्रीत से सुना था कि तुम्हारी तलवार में कुछ दिक्कत आ गई है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा उड़ती तलवार है, मैं ये तोहफे में तुम्हें देना चाहता हूँ। लेन देन होने के बाद बाबा बैरागी ने कहा। डैनी ने बाबा बैरागी से तलवार ले ली और जाने के पहले शल्य का पता पूछा। गुफा के अंदर लीडर ने एक बार फिर परितोष परिवार के लोगों का खून उन तस्वीरों पर डाला, जिनमें से फिर से एक बार रोशनी निकली। इन तस्वीरों का रहस्य जरूर परितोष वंश से जुड़ा है, लेकिन मैं उसे कैसे जान सकता हूँ? लीडर ने कहा। वो अभी अपनी सोच में डूबा था, तभी गुफा के ऊपर की तरफ एक विस्फोट जैसा हुआ। गुफा में एक छेद बन चुका था, जिसमें से वसीम नीचे उतर रहा था। अरे, मैं पहुंच गया, वसीम ने हवा में ही उड़ते हुए कहा। सीनियर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? लीडर ने पूछा। असल में हुआ ये कि मुझसे एक जादू में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, लेकिन मैं तुम्हें मुबारकबाद दूंगा कि तुमने चारों तस्वीरें जुटा ली। इसी कारण तुमने मुझे खुद यहाँ बुलाया है, और अब जब तुमने मुझे यहाँ बुला ही लिया है तो मैं इस मौके का फायदा उठाकर चारों स्क्रॉल अपने साथ ले जाऊंगा, वसीम ने खांसते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, ये स्क्रॉल मेरे हैं और इन्हें कोई मुझसे छीन, लीडर ने कहा और वसीम की तरफ हमला करने के लिए झपटा। लीडर अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया और वसीम ने उसे एक जोरदार चपत लगाई। लीडर गोल गोल घूमता हुआ गुफा की दीवार से टकराया।
वो तो वसीम को चपत लगाते हुए देख भी नहीं पाया था, इसीलिए उसे समझ ही नहीं आया था कि असल में हुआ क्या था। जाने का समय हो गया है, फिर मिलते हैं, वसीम ने स्क्रॉल उठाते हुए कहा। लेकिन वो थोड़ी ही ऊपर उड़ा था, तभी उसकी नजर काली ड्रैगन नुमा कठपुतली पर पड़ी। वसीम का उसे भी खोलने का मन हो गया, इसीलिए वसीम वापस नीचे उतरा और उसके बगल में बैठ गया। क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? खैर, मुझे तुमसे पूछने की क्या जरूरत है, तुम तो मेरे दुश्मन हो, वसीम ने कहा और उस कठपुतली की छानबीन करने लगा। उसे ये चीज काफी कमाल की लग रही थी और हर कमाल की लगने वाली चीज की किस्मत में वसीम के हाथों से खुलना लिखा तय था। क्या वसीम फिर से कुछ तबाह करने वाला था? क्या लीडर अपनी रिक्ति काट टेक्निक की बदौलत वसीम को रोकने में कामयाब हो जाएगा? आखिर लीडर के पास इतनी सारी कठपुतलियां कैसे आ रही थीं? और लीडर के मशीनी हाथों के पीछे का रहस्य क्या था? लीडर और हाईग्रीव के बीच किस तरह की दोस्ती थी और ये कैसे बनी थी? भागो यहां से, लीडर ने चिल्लाकर कहा। एक चपेट के बाद ही वो समझ चुका था कि उसका वसीम के सामने कोई मुकाबला नहीं था। उसकी उस कठपुतली के पास अभी भी उसका खूनी समुद्र मोती था, जिसकी मदद से वो काफी तेजी से भाग सकता था। लीडर के लिए वो कठपुतली काफी कीमती थी और वो किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकता था। अपने मालिक से आदेश मिलते ही ड्रैगन नुमा कठपुतली ने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। लेकिन वो थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ पाया था कि वसीम ने उसे पकड़ लिया। काफी तेजी से पंख फड़फड़ाने के बावजूद भी वो ऊपर नहीं बढ़ पा रहा था। अचानक ही वसीम ने दूसरा हाथ बढ़ाकर उस कठपुतली में उंगली करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में ड्रैगन की बाहरी परत खुल चुकी थी और वसीम ने उसमें से खूनी समुद्र पत्थर निकाल लिया था। ताकत का जरिया निकलते ही ड्रैगन सीधा नीचे गिर गया। इसके बाद उसने पत्थर को एक तरफ फेंक दिया और वो कठपुतली के बगल में बैठ गया। इसका स्ट्रक्चर वाकई कमाल का है, लगता है इसे जेट ब्लैक कबीले की टेक्निक का इस्तेमाल करके और उसमें नई टेक्नोलॉजी मिलाकर बनाया गया है। यह संगम तो कमाल का है, वसीम ने कहा। पलक झपकने के साथ ही कठपुतली के पुर्जे पुर्जे को अलग कर दिया गया था। तुम्हें यह आखिर कहां से मिला? वसीम ने मुड़कर पूछा। लीडर के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। उसे तो याद भी नहीं था कि यह कठपुतली उसे कहां से मिली थी। तुम जवाब नहीं देना चाहते? खैर, मैंने इसका पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया है, वसीम ने कहा। लीडर अभी दूसरी सोच में डूबा था। उसने बड़ी मुश्किल से ये चारों स्क्रॉल हासिल किए थे और ऐसे में वो आसानी से इन्हें नहीं छोड़ सकता था। लेकिन उसे इन्हें वापस छीनने का तरीका सोचने की जरूरत थी। हो गया, मैंने इसे वापस कर दिया। इस बार मैंने कोई भी पुर्जा नहीं छोड़ा, वसीम ने हंसकर कहा। हालांकि इस बार भी वसीम से गलती हुई थी। उसने कुछ पुर्जों को गलत जगह पर लगा दिया था। मेरी किस्मत कितनी खराब है कि मेरे पास जेट ब्लैक कबीले की टेक्निक नहीं है। भले ही मैंने इस कठपुतली को पूरी तरह समझ लिया, लेकिन फिर भी मैं इसके पुर्जे खुद से नहीं बना सका, वसीम ने उदास होकर कहा। लेकिन जैसे ही वसीम ने मुड़कर लीडर की तरफ देखा तो लीडर में उसकी रुचि जाग गई, क्योंकि चपेट पड़ने के बाद लीडर के चेहरे की बाहरी खाल निकल गई थी और उसके पीछे मशीनी पुर्जे दिखाई दे रहे थे। वसीम की आंखों में चमक आ चुकी थी, क्योंकि ये लीडर भी एक कठपुतली था। वसीम को तो उसमें और असली व्यक्ति में कोई अंतर तक नहीं समझ आया था। लेकिन जैसे ही उसकी खाल उतरी तो वसीम को उसके गाल में मशीनी पुर्जे दिखाई दे गए थे। सुनो, मुझे तुम्हें खोलने का मन कर रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें थोड़ा खोलना चाहता हूं, वसीम ने कहा। क्या? लीडर ने हैरान होकर कहा। अरे, मैं तो बार बार भूल जाता हूं कि तुम मेरे दुश्मन हो, इसलिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, वसीम ने कहा। इस दौरान भूपेश और बाकी लोग भ्रमताला के इलाके को पार कर चुके थे। थोड़ी ही देर में वो लोग लीडर की गुफा तक भी पहुंच गए। सबसे पहले जिष्णु नीचे गया और फिर राज और पंखुड़ी नीचे गए। एक खून का पोखर? क्या लोग आज भी ऐसी चीजें बनाते हैं? क्या उन्हें किसी का डर नहीं है? जिष्णु, तुम क्या देख रहे हो? पंखुड़ी ने कहा। मैं सीनियर वसीम को एक आदमी खोलते हुए देख रहा हूं, जिष्णु ने जवाब दिया। ये सुनकर राज तुरंत उस तरफ दौड़ा। राज ने देखा कि जिस लीडर से वो परितोष परिवार के गुप्त कमरे में मिला था, वसीम उसके हाथ पैर खोल चुका था।
अभी वसीम उसका सिर खोल रहा था। हालांकि सिर के अंदर बस बिजली की तारें दिखाई दी। इतने में ही लीडर ने भी वसीम की आंखों में अपना सिर देख लिया। यह कैसे हो सकता है? मेरा दिमाग ऐसे कैसे दिख सकता है? तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया? लीडर ने कहा। शांत हो जाओ, मैंने बस तुम्हें थोड़ा खोला है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम हमेशा से ही मशीनी कठपुतली थे। वसीम ने कहा। यह नहीं हो सकता, मैं एक मशीनी कठपुतली कैसे हो सकता हूं? मैं सहस्त्रहस्त कबीले का शिष्य साहा हूं। मेरी रगों में भी खून दौड़ता है, मेरे मम्मी पापा भी हैं। ऐसे में मैं मशीनी कठपुतली कैसे हो सकता हूं? मैं बुरी तरह से घायल हुए था, इसलिए मेरे हाथ और पैर मशीनी लगाए गए थे, लेकिन मेरा बाकी शरीर मशीनी कैसे हुआ? तुमने मुझ पर कौन सा जादू किया है? क्या यह कोई भ्रम टेक्निक है? लीडर ने कहा, जिसका नाम साहा था। क्या यह कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? एक रोबोट जिसका अपना दिमाग है और जो हमेशा सोचता है कि वो इंसान है? राज ने कहा। जेट ब्लैक कबीले में एक जोड़ा था जिनके बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने एक मशीनी कठपुतली बनाई थी और उसे ठीक अपने बच्चे की तरह बड़ा किया। उन्होंने उसका रूप भी समय से बदला ताकि वो बचपन से बड़े की ओर जाए। फिर उसने खुद को इंसान समझ लिया। क्या ऐसी ही कहानी है? जिष्णु ने कहा। नहीं, वसीम ने ना में सिर हिलाकर कहा। तो फिर क्या कोई जादुई खजाने की वजह से ऐसा हुआ है? मैंने सुना है कि कई जादुई खजानों को दिमाग वाले हथियार में बदला जा सकता है। पंखुड़ी ने कहा। ऐसा भी नहीं है, शायद इसने खुद ही कुछ बहुत खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल किया है। जैसे इसने अपने इंसानी शरीर को ही मशीनी कठपुतली में बदल लिया, क्योंकि इंसानी शरीर की एक उम्र है, जबकि खुद को मशीन में बदलकर ये अमर हो गया है। कई साल पहले जेट ब्लैक कबीले में भी ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला था। भूपेश ने कहा। यह सब क्या है? मेरी यादों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां मेरा शरीर बदला गया हो। साहा ने कहा। लगता है ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इसकी यादें भी मिटा दी गई हैं। लगता है मुझे इसे थोड़ा और खोलकर देखना होगा कि इसकी यादें कहां रखी गई हैं। शायद हमें कुछ चौंकाने वाली चीज हाथ लग जाए, वसीम ने कहा। नहीं, मुझे और मत खोलो, साहा ने कहा। अगर यह कोई बुरा सपना था तो वो इससे जल्दी ही जागना चाहता था। अगर तुम इसे खोलना ही चाहते हो तो क्या मैं इसके शरीर की वो चमकती चीज रख सकता हूं? मुझे इसके शरीर से ज्यादा उस चीज में रुचि है, भूपेश ने कहा। ठीक है, वसीम ने कहा और साहा का सीना खोलना शुरू कर दिया। वहां उन्हें साहा के पुराने शरीर के कुछ हिस्से मिले। इन्हीं की मदद से मशीनी कठपुतली बन जाने के बावजूद भी वो अपना जादूगरी का लेवल बढ़ा पाया था। उसके सीने के अंदर अष्टकोण क्रिस्टल था और हर किनारे पर दुनिया का छोटे से डिजाइन बना था। यही है वो चीज, मैं इसमें स्पेस की ताकत महसूस कर सकता हूं, भूपेश ने कहा। वसीम ने अपना हाथ बढ़ाया और क्रिस्टल निकाल लिया। जैसे ही क्रिस्टल बाहर आया, साहा की तड़प खत्म हो गई। सीनियर, यह अब हिल नहीं रहा, राज ने कहा। अरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह क्रिस्टल इसके मशीनी शरीर का एनर्जी सोर्स था? वसीम ने कहा और क्रिस्टल भूपेश को दे दिया। तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। जैसे ही मैं ये क्रिस्टल से जानकारी हासिल कर लूंगा, मैं तुम्हें जरूर उस बारे में बताऊंगा, भूपेश ने कहा। ठीक है, वसीम ने कहा। कुछ तो गड़बड़ है, ये ऐसे ही कैसे रुक सकता है? मूवी में तो जब भी कोई विलेन रोबोट हार जाता है तो वो खुद में विस्फोट कर लेता है, राज ने कहा। तभी धमाकों की आवाज आई। हालांकि ये धमाका साहा के शरीर में नहीं बल्कि पास में पड़े ड्रैगन नुमा कठपुतली में हुए थे। लेकिन उसके बाद साहा के शरीर में भी एक विस्फोट हो गया। इतनी तेजी से सब कुछ होने के बावजूद भी दोनों 7वें लेवल के जादूगरों ने बैरियर बनाकर सभी को बचाया। ये तो वाकई पड़ गया, पंखुड़ी ने कहा। लेकिन असली में तो बस वो ड्रैगन ही फटा, जिष्णु ने कहा। इसका मतलब सीनियर वसीम ने इस कठपुतली को भी खोल कर देखा था, राज ने कहा। इसके जवाब में वसीम ने बस खोखली हंसी हंस दी। ड्रैगन और साहा दोनों के टुकड़े जमीन पर बिखर गए थे। हवा में साहा की आत्मा की चीखें सुनाई दे रही थी। अगर उसकी आत्मा को पवित्र न किया गया तो उसका भूत बनना तय था। शायद मशीनी बनना इतना भी फायदेमंद नहीं है, न जाने कब खुद में विस्फोट हो जाए, राज ने कहा।
राज की बात पे दम था। अगर मशीनी बनने से लोग अपनी उम्र बढ़ाना चाहते थे तो उसके साथ भी एक रिस्क आती थी, क्योंकि कोई चीज कितनी भी बेहतर क्यों ना हो जाए, मशीन हमेशा मशीन ही रहती है। मशीनी दौर में रफ्तार की पहचान होती है, जो धीरे चलता है वो गुमशुदा हो जाता है। अगर मशीन से किसी को लंबी उम्र मिल रही थी तो उसे कहीं ना कहीं हर पल विस्फोट हो जाने का खतरा भी सताता रह सकता था। ठीक ऐसा ही इंसानी शरीर में भी होता है। एक उम्र के बाद इंसान को भी हर पल एक आखिरी हिचकी आने का डर सताता रहता है, जिससे बचने के लिए वो अलग अलग तरह के तरीके भी अपनाता है। ऐसा ही साहा भी कर रहा था। वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा था, ताकि ऐसी नौबत ही ना आ पाए कि उसे विस्फोट से गुजरना पड़े। लेकिन जादुई खजाने में वसीम की मर्जी के खिलाफ कुछ भी होना नामुमकिन जैसा हो चुका था। अगर वसीम को कोई मशीन दिख जाती तो उसे खोले बिना वसीम को चैन नहीं रहता था। पहले उसने ड्रैगन नुमा कठपुतली को खोलकर उसे तबाह किया, और जब उसे साहा का मशीनी रूप दिखा तो बिना उसकी इजाजत लिए, क्योंकि वसीम के हिसाब से दुश्मन से इजाजत लेने का कोई मतलब नहीं था, वसीम ने साहा को भी खोल दिया। ड्रैगन नुमा कठपुतली में विस्फोट के बाद उस विस्फोट का तार कहीं ना कहीं साहा से भी जुड़ गया था, और आखिरकार उसका भी वही हश्र हुआ जो ड्रैगन नुमा कठपुतली का हुआ था। कहीं ना कहीं उसमें साहा के कर्म भी शामिल थे। जिस तरह से उसने अपनी कठपुतलियों का इस्तेमाल किया था और उन्हें समय समय पर मरने के लिए मजबूर किया था, उसी तरह से साहा को खुद भी मजबूर होना पड़ा और उसकी जान चली गई। हाँ, वो विस्फोट काफी अचानक हुआ। राज, तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है। राज, तुम मरने वाले हो, पंखुड़ी ने कहा। क्या वाकई राज मरने वाला था? क्या विस्फोट के कारण राज बच नहीं पाया था? क्या साहा का शरीर कोई और चला रहा था? आखिर इस सब में हाइग्रीव का क्या हाथ था?